IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वक्त हो चला है फटाफट खबरों के सफर का, तो आइए देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज। सीएम केजरीवाल के दिल्ली पहुंचते ही आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। योगेंद्र और प्रशांत को लेकर उठे विवादों को सुलझाने में पार्टी जुट गई है। देर रात 2.5 घंटे तक पीएसी से निकाले गए योगेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें संजय सिंह, कुमार विश्वास और आशुतोष मौजूद थे। बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने बताया कि आगे भी पार्टी नेताओं के साथ बातचीत जारी रहेगी। उधर पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुए विवाद से पार्टी चिंतित है, इसी को लेकर बातचीत की शुरुआत हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इसमें राजनीतिक मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हुई। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु में रहकर 10 दिनों तक नेचुरोपैथी कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु से अपना इलाज कराकर वापस राजधानी लौट आए हैं। वो शुगर और खांसी का इलाज कराने बेंगलुरु गए थे। केजरीवाल ने भी कहा कि उनकी सेहत में काफी सुधार है और वो दिल्ली में काम करने के लिए काफी उत्साहित हैं। उधर आम आदमी पार्टी की पीएसी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने कहा कि वो केजरीवाल से मिलकर पूरे मसले पर बात करना चाहते हैं। मानहानि के एक मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव की पेशी है। अदालत को इन तीनों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश जारी करना है। कोर्ट ने पिछले साल 6 जून को हुई सुनवाई में आज के दिन तीनों को हाजिर होने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि तीनों नेता फिलहाल इसी मामले में जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में गर्ग ने कुमार विश्वास से कहा है कि वो 15 दिन के अंदर बिना शर्त माफी मांगे। गर्ग ने अरविंद केजरीवाल की बातचीत रिकॉर्ड की थी, जो कुछ दिन पहले लीक हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में राजेश गर्ग को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से निकाल दिया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध संसद से लेकर सड़क तक जारी है। बिल को लेकर केंद्र के खिलाफ विपक्षी दल लगातार गोलबंद हो रहे हैं। बिल के खिलाफ अभियान तेज करते हुए आज 10 विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दल शामिल हैं। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कल भी कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया था। आपको बता दें, जमीन अधिग्रहण बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। शरद यादव के दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में महिला सांसदों ने सख्त विरोध दर्ज कराते हुए शरद यादव से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी शरद यादव के उस बयान की निंदा की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शरद का बचाव तो किया, लेकिन बयान को गलत बताया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा के दौरान शरद यादव ने दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग पर टिप्पणी की थी। पूरे विवाद पर सबसे पहले IBN 7 पर बात करने आए शरद यादव ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने IBN 7 से बातचीत में कहा कि उनका बयान पूरी तरह सच है और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पूरे देश में बहस हो। राहुल गांधी जासूसी कांड पर कांग्रेस ने संसद में जमकर बवाल किया। उसके अलावा जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी सदन में मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये निजता का मजाक उड़ाने जैसा है। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने जासूसी की खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जासूसी चुपके से कराई जाती है, किसी के घर जाकर सवाल नहीं पूछे जाते। वित्त मंत्री ने एक एक कर उन सभी नेताओं के नाम गिनाए जिनकी जानकारी सुरक्षा को लेकर बनाए गए प्रोफार्मा के तहत जुटाई गई। जासूसी कांड पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने ब्यौरा दिया। बस्सी ने कहा कि उन्होंने कुछ मुद्दों पर गृह राज्य मंत्री से चर्चा की, इसमें कुछ भी खास नहीं। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया काफी पहले से चल रही है। सुरक्षा कारणों से बड़े नेताओं की जानकारी समय समय पर ली जाती है। बस्सी ने कहा कि ये बहुत ही सामान्य मामला है, इसलिए उनके पहले के अफसरों की निगाह में नहीं आया। देश के VVIP के लिए हेलीकॉप्टर खरीद में हुए घोटाले में IBN नेटवर्क ने नया खुलासा किया। सूत्रों के जरिए पता चला है कि इस बड़े घोटाले के किंगपिन माने जा रहे क्रिश्चियन मिशेल ने रिटायर्ड एयर मार्शल गौतम नैयर के रिटायर होने के बाद 2010-2013 के बीच उनके और उनके परिवार के लिए 56 लाख रुपए खर्च कर हवाई टिकट खरीदे। बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन मिशेल ने कई भारतीय आला अफसरों और एयरफोर्स के अधिकारियों की हवाई यात्रा पर पैसा पानी की तरह बहाया और करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए।
आरएसएस ने जाति मुक्त समाज की नई अवधारणा के साथ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति पर अमल शुरू करने का ऐलान किया। नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस एजेंडे पर चर्चा हुई। इसमें एक ऐसे हिंदू समाज की कल्पना की गई है जिसमें जातियों का भेदभाव मिट जाए, जहां पूरे गांव में एक ही कुआं, एक ही मंदिर और एक ही शमशान हो। सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति के तहत उन लोगों को भी फिर से हिंदू धर्म के दायरे में लाए जाने की योजना है जिन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है। बीबीसी के पूर्व पत्रकार लांस प्राइस ने अपनी किताब मोदी इफेक्ट में पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि उन्होंने पीएम पद की दौड़ में शामिल होने के लिए लॉबिंग या सिफारिश नहीं की। किताब के मुताबिक पीएम ने ये दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि वो देश की उम्मीद बन गए थे, जबकि ये दावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और आडवाणी के उन बयानों से अलग है जिसमें कहा गया था कि मोदी की जीत लोगों में बदलाव लाने की इच्छा का नतीजा थी। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून पर अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि इस कानून के खिलाफ दायर अर्जी का संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को इस कानून के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करने से रोक लगा दी थी। ये कानून जजों की नियुक्ति के लिए 2 दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम की जगह लाया जा रहा है। जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करके आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। यूपीए सरकार ने 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों को आरक्षण देकर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया था। इसके बाद अन्य पिछड़ी जाति के संगठनों ने आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका मानना था कि जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने से उस लिस्ट में पहले से मौजूद जातियों पर असर पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी जाट आरक्षण का समर्थन किया है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में 400 शिष्यों को नपुंसक बनाने के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। डेरे के बाबा गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उन्होंने ईश्वर से मिलाने के नाम पर अपने ही भक्तों को नपुंसक बना दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। गुरमीत राम रहीम ने हाईकोर्ट के सीबीआई के जांच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बनाए जाने को सूबे के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने जायज ठहराते हुए विरोध करने वालों को एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को अंधेरी कोठरी में जाकर बैठ जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने सूर्य नमस्कार के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। दरअसल राजस्थान के कई मुस्लिम और शिक्षक संगठन राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां छात्र गाउन पहनकर डिग्री लेने वाले थे। विज की दलील है कि वो विदेशी कल्चर के सख्त खिलाफ हैं। लगे हाथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो खुद भी अपनी डिग्री लेने नहीं गए थे। उनके मुताबिक अगर छात्र भारतीय परिधान में डिग्री लेने आते हैं तो वो कार्यक्रम में जरूर जाते। विज को अम्बाला के एसडी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। हरियाणा में कठोर गौरक्षा कानून पास कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब गौहत्या और गाय के मांस की बिक्री पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इस बिल में बिना परमिट के गाय को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर भी जेल हो सकती है। पहली बार सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोर्ट में माना कि उन्होंने कोयला घोटाले के आरोपियों से अपने घर पर मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने प्रशांत भूषण के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें उन पर कोयला घोटाले के कुछ आरोपियों से 100 बार मिलने का आरोप लगा था। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि जांच अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आरोपी का पक्ष भी जाने। कर्नाटक में टैक्स फ्रॉड का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। बेंगलुरु में फ्लैट के अंदर उनका शव पंखे से लटका मिला। बेंगलुरु पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। खबर के फैलते ही गुस्साए लोगों ने बेंगलुरु और कोलार जिलों में प्रदर्शन किया। वो इन जिलों में काम कर चुके हैं। डीके रवि 2009 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अखिलेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर नोएडा के सेक्टर 6 में एक महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रविवार देर रात महिला दिल्ली से वापस नोएडा अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान 2 लोगों ने इसका अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को हरौला से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी सरकार के लिए उसके ही एक मंत्री भगवत शरण गंगवार मुसीबत का सबब बन गए हैं। दरअसल ये मामला बरेली का है, जहां एक बिल्डर ने गंगवार पर गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है। बिल्डर की मांग है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बरेली प्रशासन जहां इस मामले की जांच की बात कर रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर अखिलेश सरकार पूरी तरह मेहरबान नजर आ रही है।
दरअसल यादव सिंह के खिलाफ भारत सरकार से आई सीबीआई जांच की सिफारिश ही फाइलों में दबा दी गई। इतना ही नहीं, अदालत ने जब इस मामले से जुड़े दस्तावेज तलब किए तो वहाँ भी केंद्र सरकार की चिट्ठी का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सरकार इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस के गांव में 6 दबंगों ने छात्रा के साथ कैमरे के सामने न सिर्फ अश्लील हरकतें की बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की। इतना ही नहीं, मारपीट करने वालों ने पिटाई की वीडियो क्लिपिंग भी बनाई। पीड़ित लड़की के पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पश्चिम बंगाल में 71 साल की नन के साथ रेप के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नदिया का दौरा कर मामले की जानकारी ली। उधर कोलकाता में कैथोलिक समुदाय के लोगों ने रेप के विरोध में सड़कों पर मार्च निकाला और आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की मांग की। सीआईडी और पुलिस की टीम ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर विपक्ष टीएमसी सरकार पर लगातार हमलावर है। राजस्थान के बीकानेर में जबरदस्त बवंडर उठा। ये बवंडर गांव में तबाही लेकर आया, जिससे कई मकानों की दीवारें ढह गई। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ, जिसकी 75% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। लगातार होती बेमौसम बरसात और ओले गिरने से होते नुकसान से किसान दम तोड़ रहा है। राज्य में 25 लोगों की मौत हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से 26 जिलों में फसलें तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जीरा, इसबगोल और सरसों की फसल को हुआ है। धर्म परिवर्तन पर बवाल थमता अब भी नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में धर्मांतरण कराने पहुंचे 5 विदेशियों समेत 6 लोगों को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये लोग अर्जेंटीना और अमेरिका से भारत आए थे। यहाँ पर उन्होंने केरल के जैकब थॉमस से संपर्क किया और बैतूल के मुल्ताई पहुंचकर धर्मांतरण करा रहे थे। जैसे ही गांव वालों को उसकी भनक लगी, सभी इकट्ठे हो गए और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्होंने विदेशियों को छोड़ दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुजफ्फरपुर की रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। मांझी ने नीतीश सरकार पर एस्टीमेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 करोड़ का काम अब 5 करोड़ के एस्टीमेट पर हो रहा है। अपनी सरकार के दौरान लिए गए 34 फैसलों को रद्द करने को मांझी ने गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अगर उनके फैसले लागू नहीं किए गए तो आने वाले चुनाव में जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरे बिहार में सदस्यता अभियान जोर शोर से चला रही है। इसके लिए पार्टी अलग अलग तरह से लोगों को अपनी ओर लुभा रही है। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बेतिया स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माइक के जरिए पार्टी के काम की जानकारी दी और लोगों से सदस्य बनने की अपील की। झारखंड के गिरिडीह में एक शिक्षक पर छठी की 3 छात्राओं ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बताया जाता है कि शिक्षक कई महीनों से छात्राओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। मामला सामने आने के बाद गाँव वालों ने जमकर बवाल किया और टीचर को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिमाचल सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। पशुपालन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर कहा कि बिना जांच के प्रदेश में मुर्गियों की आपूर्ति न हो। सभी पशुपालन अधिकारी और जिला स्तर की रैपिड रिस्पांस टीमें सतर्क हो गई है। किसी भी पक्षी में लक्षण पाए जाने पर सरकार को फौरन जानकारी देने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर खुले में शौच करने गए शख्स पर भालू ने हमला कर उसे मार डाला। भालू के हमले में हुई मौत का ये दूसरा मामला है। घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग के अधिकारी जंगली जानवरों से सजग रहने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लोग हाथियों के तांडव के आगे बेबस हैं। हाथियों के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार से मुआवजे की राशि प्रति एकड़ 20,000 रुपए बढ़ाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते में उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। AR मुरुगदास की अगली फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा और रजनीकांत को साइन कर लिया गया है। मुरुगदास इससे पहले अक्षय कुमार के साथ हॉलिडे और आमिर खान के साथ गजनी जैसी सफल फिल्में भी बना चुके हैं। फिल्म द लवर्स से बिपाशा बासु ने हॉलीवुड फिल्मों में अपना डेब्यू किया। फिल्म अमेरिका में VOD और iTunes समेत कुछ थिएटर्स में रिलीज की गई। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर की स्क्रीनिंग 17वें लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में की जाएगी। यह फिल्म शेक्सपियर की नॉवेल हैमलेट की कहानी पर आधारित है।
सनी लियोनी और राम कपूर की सेक्स कॉमेडी फिल्म कुछ कुछ लोचा है के लिए एवलिन शर्मा को भी सेकंड लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया है। इससे पहले एवलिन ये जवानी है दीवानी और यारियां जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीला के ट्रेलर को 1 करोड़ 20 लाख बार देखा जा चुका है। इस ट्रेलर में सनी देवदास के गाने डोला रे डोला पर सिजलिंग डांस कर रही हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा को गोल्डन केला अवार्ड्स की ओर से सबसे घटिया फीमेल एक्ट्रेस का खिताब मिला है। सोनाक्षी को लगातार तीसरी बार यह अवार्ड दिया गया है।